नमस्कार दोस्तों, अनन्या जीनियस क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों 500 महत्वपूर्ण प्रश्न के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो का छठा पार्ट है, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों बिहार दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या जितना भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह वह क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया है दोस्तों। तो आप दोस्तों इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। और दोस्तों आपका कैसा स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरासिल। दोस्तों यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है बल्कि आरएनए में पाया जाता है। बाकी तीन एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन यह तीनों डीएनए में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरासिल। यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है दोस्तों? यह आरएनए में पाया जाता है, आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि जो हम जहाँ रहते हैं इकोसिस्टम में, यहाँ का ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण, ब्रह्मांड विकिरण और भूतापीय ऊर्जा यह तीनों है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्न में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल हैं? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड यह तीनों ये जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। दोस्तों ये ऑक्सीजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि ये सारा गैस क्या है? हरित गृह गैस, जबकि ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे नहीं वाले को चुनना है, यानी इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। दोस्तों विटामिन के एवं कैल्शियम रक्त जमने में मदद करता है। यहाँ पे विटामिन पूछा जाता है तो इसलिए विटामिन के। अगर तत्व पूछा जाता तो क्या हो जाता? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में क्रमिक मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। दोस्तों क्रमिक मंत्रालय ने सुशासन सूचकांक को जारी किया जिसमें शीर्ष स्थान कौन रहा? तमिलनाडु। और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को। सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान तमिलनाडु को और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
1986। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। वहीं अगर ये 1980 को ले लिया जाए तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ और 1986 में ये क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। वन नीति का बात किया जाए तो वन नीति 1988 में पारित किया गया। दोस्तों फिर से इसको ध्यान से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन नीति 1988 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द शामिल किए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को शामिल किया गया, जबकि बंधुत्व को शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फजल अली आयोग संबंधी है। दोस्तों फजल अली आयोग संबंधी है किससे? ये राज्य पुनर्गठन से, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। यह आयोग 3 सदस्य था। इसके 2 अन्य सदस्य के एम पनिक्कर और ये एच.एन. कुंजरू थे। इस आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया तथा यह अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फजल अली आयोग, तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। दोस्तों ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुता यह भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल है। तो कहता है यह आदर्श किस से संबंधित है, किस, यानी कि अमेरिका की क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, चीनी क्रांति से। तो इसका आप सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श महान फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 से 1799 ईस्वी के बीच ये हुआ था, उसी से प्रेरित है, फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1957 में। दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम को लेकर के सबसे पहली बार 1955 में ये संशोधन किया गया। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार 1957 में संशोधन किया जा चुका है। इस अधिनियम में अभी तक हुए संशोधन का ये मतलब लगभग 9 संशोधन ये नागरिकता को लेकर के हो चुका है, जो कि पहला संशोधन 1957 में हुआ था, उसके बाद 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और लास्ट 2019 में हुआ था, जिसमें दोस्तों ये जम्मू कश्मीर को लेकर के जो संशोधन हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 17 संबंधित है। अनुच्छेद 17 संबंधित किससे है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का अंत से। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। तो इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक
रोज रोक सकती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 14 दिन। दोस्तों धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ध्यान से, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और किसके पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। यदि लोकसभा से धन विधेयक पारित करके राज्यसभा भेजा जाता है तो राज्यसभा धन विधेयक को ना तो संशोधित कर सकता है और ना तो खारिज कर सकती है। वह अधिकतम 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। यदि 14 दिनों तक राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वह उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है। इस सिफारिश को मानना और ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस है। दोस्तों यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को ये जो रिएक्शन करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। अगर जल गैस पूछा जाता तो जल गैस क्या हो जाएगा दोस्तों? जल गैस पूछा जाता तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस पूछा जा रहा है इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करें। दोस्तों ये कथन दिया गया है, आप इसको सही से पढ़िए और उसके बाद ये कौन सही है और कौन गलत है नीचे इसका आंसर देना है। तो पॉज करके इसको सही से पढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दोस्तों यह क्या है? यह सही है, यह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा देखिए, निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, तो यह भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समानता का वचन देते हैं, तो दोस्तों यह भी सही है। अब लास्ट ये चौथा क्या है दोस्तों? चौथा है, जहाँ कहीं भी मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद हो वहाँ निदेशक तत्व को वरीयता दी जाती है। दोस्तों ये जो चौथा दिया गया है कि जहाँ कहीं भी मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद हो वहाँ निदेशक तत्वों को वरीयता दी जाती है, तो दोस्तों यह गलत कथन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं भी ये मौलिक अधिकार को लेकर और नीति निर्देशक तत्व को लेकर के विवाद होता है तो ये नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दी जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन ये 4 नंबर कथन गलत हो गया और सही 1, 2 और 3। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत में सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार अंतरिम बजट सहित बजट प्रस्तुत किया है। इस प्रकार सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन हो गए? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नाइट्रेट। दोस्तों नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम ये रोग होता है। उसके बाद अगर इसको आर्सेनिक को ले लिया जाए तो आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी। उसके बाद कैडमियम ले लीजिए तो कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है दोस्तों, कैडमियम के कारण इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों पारा को ले लिया जाए तो मिनी माता रोग, ये पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। दूसरा है महान न्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है। तीसरा है महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। चौथा कथन है महान न्यायवादी लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है। दोस्तों यह सही है। महान न्यायवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है। दोस्तों यह भी सही है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, तो यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी, ये 4 नंबर कथन को देखिए, महान न्यायवादी लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, तो दोस्तों यह कथन गलत है। अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी से संबंधित है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में महान न्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। वह संसद के किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 4 नंबर क्या हो जाएगा? 4, चौथा गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सत्र क्या होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक कहलाता है। दोस्तों फिर से, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो है नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डक कहलाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। दूसरा है इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों पर ही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था करता है, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और वित्त का संरक्षण होने के साथ साथ देश की समस्त वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होता है। कैग का कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। दूसरा है यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। तीसरा है 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12 अनुसूची से संबंधित है। चौथा है यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये पंचायत से संबंधित था और दोस्तों इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और यह 1993 में हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 1993 में। इसके अकॉर्डिंग यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा और ये 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है, जबकि ऑप्शन ये कथन 1 और 4 गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 73वें संविधान संशोधन 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, ना कि 50%। यहाँ पे दोस्तों 50% दिया गया है, जबकि कितना सीटें आरक्षित करते हैं? 1/3%। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता है। पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था की गई है। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के गठन की बाध्यता नहीं है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में दोस्तों प्रश्न कहता है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। दोस्तों इसमें 4 कथन दिया गया है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन है इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। दूसरा, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा। तीसरा है 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वीं अनुसूची से संबंधित है। चौथा है यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 4। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करती है, ना कि 50%। इसलिए यह पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता है, तो इसलिए ये 2 नंबर कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वीं अनुसूची से नहीं दोस्तों, बल्कि 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ये 12वीं अनुसूची से संबंधित 74वां संविधान संशोधन है जो नगर परिषद से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे पंचायत से पूछा जा रहा है, तो इसलिए 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची से संबंधित है, ना कि 12वीं से। इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा? कथन 3 गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ये कथन 4 देखिए, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। दोस्तों यह भी कथन सही है, क्योंकि ये पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था की गई है। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के गठन की बाध्यता नहीं है। 73वें संविधान संशोधन ये दोस्तों यह 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1993 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गलत है? प्रथम अनुसूची संघराज्य क्षेत्र, चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 9वीं अनुसूची दल बदल, 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण। दोस्तों इसका गलत जोड़े को चुनना है, तो दोस्तों गलत जोड़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों 9वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह दोस्तों ये 9वीं अनुसूची जो है भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है? दल बदल से संबंधित। इसलिए यहाँ पे गलत जोड़ा चुनना था, तो यह क्या हो जाएगा? यह गलत जोड़ा है। 9वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, तो यह गलत है क्योंकि यह भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कहा जाए, स्वतंत्र भारत के। अगर गणतंत्र भारत का पूछा जाता, गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, तो वह जॉन मथाई हो जाते। गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? आर.के. षणमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हेराल्ड मॉडल पर।
दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक का था। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना यह 1956 से 61 था और यह नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरा नेहरू महालनोबिस पर आधारित, जबकि प्रथम हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और दूसरा 1956 से 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड का नियम का संगठन जो करता है वो सेबी करता है। सेबी शेयर बाजार, ऋण पत्र, म्यूचुअल फंड आदि का नियमन करता है। आरबीआई जो है दोस्तों, आरबीआई बैंकों का नियमन करता है। नबार्ड कृषि व ग्रामीण शाखा का नियमन करता है, जबकि आईआरडीए बीमा क्षेत्र का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेपो दर में वृद्धि किए जाने पर ऋण की ब्याज दरों में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप साख सृजन की प्रक्रिया में कमी आती है। अतः मुद्रा प्रसार में क्या हो जाती है दोस्तों? कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ कैडमियम के जगह निकेल आना चाहिए था, निकेल। यहाँ पे निकेल आ जाएगा। और दोस्तों पारा यहाँ पे नहीं था, पारा के जगह यहाँ पे टीन था। दोस्तों यहाँ पे अब पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा ये गन मेटल में तत्व नहीं होता है? तो दोस्तों निकेल जो है गन मेटल में तत्व नहीं होता है, जबकि तांबा, जस्ता और टीन यह तीनों मिलकर क्या बनाता है दोस्तों? यह तीनों मिलकर ये गन मेटल बनाता है दोस्तों। उसके बाद जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीज़ रहता है? कॉपर, निकेल और जस्ता। कॉपर, निकेल और जस्ता। गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन, तांबा, जस्ता और टीन, जबकि जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकेल और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना होता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना होता है? दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है जिस पे आप रख करके आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला क्या होता है दोस्तों? सी, ये सी जो है दोस्तों सेल्सियस है, C/5 इज इक्वल टू F -32/9। अब क्वेश्चन क्या कहता है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना होता है? तो यहाँ पे F बराबर 2C रख देना है दोस्तों। F बराबर 2C रख देना है। अब यहाँ पे F बराबर कितना रख देना है दोस्तों? F के जगह 2C रख देना है। अब C निकाल देना है। जब C आप निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 डिग्री, यहाँ पे 160 डिग्री होगा दोस्तों, 160 डिग्री सेल्सियस पे। ये फार्मूला पे आप सेट कर दीजिएगा, C/5 इज इक्वल टू F -32/9 और F बराबर कितना रखना है? 2C। तो इस प्रकार सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 160 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है? दोस्तों बताना है कि सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का सबसे अधिक मान किसका होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। दोस्तों गैसों में व सभी पदार्थों में हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है?
दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु धुंधला, अतः इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कल आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन दिया गया था, ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो कुछ स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, क्योंकि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से, ये बीटा कोशिका से। और दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन सा अधातु, दोस्तों यहाँ पे अधातु है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर दोस्तों आप नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, कितना आपका स्कोर रहा और क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।